नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मेरे साथ मुंबई से जाने माने पत्रकार, लेखक, चिंतक, विचारक भाव तोरसेकर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले भाव का स्वागत करते हैं। भाव, आपका स्वागत है। भाव, आज एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं, आपके विचार जानना चाहता हूं, जो पिछले काफी लंबे समय से चर्चा का विषय तो बना हुआ है, पर उतनी चर्चा इस मुद्दे पर आमतौर पर हुई नहीं है, मीडिया के बीच भी, मीडिया के बाहर भी। मीडिया में हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट बनाया जाता है एक वर्ग के द्वारा, और एक ऐसा सुसाइडल दस्ता तैयार हो गया था पिछले कुछ वर्षों में, जो अपने आप को तो उड़ाता ही है, अपने संस्थानों को भी उड़ा देता है, अपने संस्थानों को भी बर्बाद कर देता है। और इनके नाम लेने की जरूरत नहीं है। कुछ हैं, मुट्ठी भर हैं, 10 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे ज्यादा से ज्यादा। और जिन जिन संस्थानों में इन लोगों ने काम किया है, उन संस्थानों को एक तरीके से डुबोने का काम भी किया है। और अल्टीमेटली जब इनके ओनर्स को सद्बुद्धि आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इनको विदा भी किया गया है। कई ऐसे लोग हैं जो अलग अलग संस्थानों से विदा किए जा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने उन चैनलों की बर्बादी की एक तरीके से इबारत लिख दी। सबसे ताजा उदाहरण राजदीप सरदेसाई का है। राजदीप सरदेसाई प्रकरण पर भाऊ, आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे जो कहना था वो तो मैंने 5 महीने पहले बोल दिया था। मैंने आज सुबह ही मेरा 5 महीने पुराना 7 सितंबर का वीडियो है वो डाल दिया है। उसका हेडिंग ही था कि सूतक आज तक। जब उन्होंने रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया था और जी। आज तक और इंडिया टुडे पर वो बार बार दिखाया गया, उसके प्रोमोस दिखाए गए, तो उसके बाद देखिए क्या प्रभाव होता है कि उस इंटरव्यू के बाद उसी हफ्ते आज तक 1 नंबर से 2 नंबर पर चला गया और रिपब्लिक भारत, अर्णब गोस्वामी का हिंदी चैनल, 1 नंबर पर आ गया। जी। और जितना ये इंटरव्यू पर चर्चा करते गए और चैनल और इंडिया टुडे, तो एक हफ्ते में जो पहले जिस इंटरव्यू आया उस वक्त ½ % से ये कम थे, लेकिन एक हफ्ते में 5% से आज तक पीछे चला गया। तो इसलिए मैंने वो बनाया था वीडियो कि ये तो डूबेगा सनम, इंडिया टुडे को और लिख डूबेगा। जी। क्योंकि जी। मैं देखता हूं कि 75 मेरे को 1975 में इंडिया टुडे ग्रुप शुरू हुआ, उनका जो जी। फोर्टनाइटली था, उसने अच्छी इज्जत कमाई थी। और मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि देश में सेफोलॉजी लाने वाला पहला पेपर, उस वक्त चैनल नहीं थे, इंडिया टुडे था। 80 जी। में जी। प्रणय राय का जो पहला प्रिडिक्शन था, 80s में इंदिरा गांधी जनता पार्टी के बाद चुनाव लड़ी तो 2/3 मेजोरिटी लाएगी, ये प्रेडिक्ट किया था, वो सच निकला था। 84 में राजीव गांधी 400 से ज्यादा सीट लाएंगे। तो ये नए नए तरीके इंडिया टुडे ग्रुप ने लाए थे जर्नलिज्म में। एक तरीके जी। से आप मानो कि इमरजेंसी के बाद जर्नलिज्म का जो नया अवतार हुआ, उसका लीडर इंडिया टुडे था। तो जी। जी। जो इज्जत इन्होंने कमाई, ये छोटी नहीं थी, 4 दशकों की थी। तो इसलिए मुझे बुरा लगा वो इंटरव्यू देखकर, और मैंने वो वीडियो बनाया था कि आप इस आदमी को, जो बहुत जगह से ठुकराया गया है, जिसकी हर बड़ा आदमी, आप मुकेश अंबानी से लेकर ओवैसी तक और सौरभ गांगुली तक जिसकी खिल्ली उड़ाते हैं, आप उसको कंसल्टिंग एडिटर करके प्राइम टाइम देकर खुद का गड्ढा खोद रहे हैं। ये मैंने बोला था उसमें, मराठी में जी। था। जी। शायद अरुणपुरी मराठी नहीं समझते, वो देखा नहीं होगा, लेकिन मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ये इनको लेकर डूबने वाला है, जी। जी। इनकी मट्टी पलित करने वाला है। और ये तो अब हो गया। इसलिए मैंने आज सुबह ही वो ढूंढ कर निकाला, मेरा वीडियो जो 7 सितंबर का है, और वो डाल दिया था कि सुतक आज तक, राजदीप क्वारंटाइन, उस टाइम भी उसको क्वारंटाइन किया गया था।
सुशांत सिंह और रिया चक्रवर्ती ये हर दिन की ब्रेकिंग न्यूज होती थी, लेकिन इसको वैक्सीन पर बिठा दिया गया था। इसका जी मतलब जी जी। असली न्यूज से राजदीप को इंडिया टुडे में क्वारंटाइन किया गया था। तो ये तो हुआ, होने वाला था, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। और मुझे बुरा इस बात का लगता है कि राजदीप तो बेशरम आदमी है, जी जी। उसको हर दिन किसी ना किसी से लात खाने बगैर खाना हजम नहीं होता। लेकिन उसके लिए इंडिया टुडे कहां तक जाएगा? जैसे देखिए कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाते बनाते कांग्रेस की मट्टी पलित हो गई। तो ये एक तरीके से इंडिया टुडे ग्रुप का राहुल गांधी बन गया। तो ये तो होना ही था। उनको जितने लोग बोल रहे थे, अभी इनको मैदान में आकर उस पर एक्शन लेनी पड़ी। लेकिन ऐसे आदमी को आपने अपने चैनल में क्यों लेने की जरूरत थी? आपने ये बड़ी भारी गलती की थी अरुण पुरी ने, कि ऐसे ऐसे पत्रकार को आपने लिया ही क्यों, जो ब्रांडेड है। एंटी इंडिया जो फोर्सेस है, इसका ये ब्रांड प्रोडक्ट है। हाँ, अच्छी बात है। देखिए, एक आदमी होशियार होता है, वो चालाकी से अपने गेम खेलता है, लेकिन ये तो इतना छछोरा है। अब परसों की जो जिस न्यूज से ये सब हुआ, जी जी। वो उधर से भी इनको हैकल कर एक धक्के मार के निकाला था, किसानों ने भी। ना घर का रहा बिल्कुल। ना घाट का। उन्होंने बोला ये तो मोदी का चमचा है करके, किसानों ने धक्के मारकर, आंदोलक थे उन्होंने उसको निकाल दिया था। और अब इंडिया टुडे ने भी निकाल दिया। बाकी सामने वाले तो आपके साथ है ही नहीं, हम जैसे लोग इसको बदमाश बार बार बोलते ही है। तो ये तो होना था। लेकिन बुरा मुझे ये लगता है कि एक मीडिया हाउस जिसने 4 दशकों से अपनी कोई इज्जत कमाई थी, मार्केट में जिसकी क्रेडिबिलिटी थी, वो तो खत्म हो गई। और भाव, अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि ये एंटी इंडिया ग्रंथि की वजह क्या है, क्योंकि ये अकेले नहीं हैं। इनके साथ वर्षों तक एनडीटीवी में इनके साथ रही वर्षा दत्त हो, अभिसार हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, बहुत लंबी एक फहरिस्त है ऐसे पत्रकारों की, विनोद दुआ से लेकर के कई दूसरे लोग हैं। ये लोग तब चुप्पी साध जाते हैं जब अर्णब गोस्वामी जैसे नेशनलिस्ट पत्रकार पर तरह तरह के आक्षेप लगाए जाते हैं, आरोप लगाए जाते हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है। लेकिन अगर अर्णब गोस्वामी के खिलाफ, शशि थरूर के खिलाफ, मृणाल पांडे के खिलाफ, कुछ और ऐसे पत्रकारों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाता है नोएडा में, फिर आपके सेक्टर 20 के थाने में, क्योंकि आपने एक ऐसा कृत्य किया, इतने सीनियर जर्नलिस्ट होने के बावजूद आपने किसानों को भड़काने के लिए एक गलत सूचना ट्वीट की और फिर उसको डिलीट मारा। जब ये इन पर मामले दर्ज होते हैं, इन पर मुश्कें कसी जाती हैं, तो शेखर गुप्ता ट्वीट करते हैं कि साहब, सरकार को ये मुकदमे वापस लेने चाहिए। ये सेलेक्टिव तरीके से किन्हीं के लिए इतनी संवेदनशीलता और कुछ के लिए इतनी कठोरता कि आप मुंह फेर करके बैठ जाएं, ये सब क्या राग है? और ये जो शुरू में मैंने आपसे पूछा था कि एंटी इंडिया ग्रंथि की आखिर वजह क्या है? तो ये तो हमारे को उस लाइन में हमारे महाराष्ट्र के बड़े संपादक कुमार केतकर का भी समावेश होता है। उन्होंने 2 साल पहले एक बात कही थी, एक बड़ी भारी साजिश है, विस्तृत साजिश है, मराठी में उन्होंने व्यापक कटाचा भाग, यानी बड़ी साजिश जो है उसका हिस्सा करके मोदी प्राइम मिनिस्टर बने। यानी इनका ओहो। मानना है कि देश के जनता ने उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया, ये कोई इंटरनेशनल। और उन्होंने कहा तक मुजीबुर की हत्या हुई बांग्लादेश में 75 में, वहां से ये कारस्थान चालू था, साजिश चालू थी। तो ये बहुत दूर की देखते हैं, बहुत पीछे की देखते हैं, लेकिन आज की नहीं देखते। जो सामने असलियत खड़ी है वो तो नहीं देखते। वो 40-45 साल पीछे जाकर देखेंगे,
40-45 साल आगे जाकर देखेंगे, लेकिन अभी आपके सामने क्या खड़ा है वो नहीं देखेंगे। तो उस फेरिस्ट में, उस लिस्ट में जो है वैसे लोग हैं। और राजदीप के, इसको तो हैबिचुअल ऑफेंडर बोलते हैं ना, जी जी। ये आदत के गुनहगार है, वो गुनाह नहीं करे, वो एक एक बीमारी होती है, मुझे उसका नाम याद नहीं, वो मेंटल एक बीमारी है। तो कुछ लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, तो उनको वो लगता है कि कुछ चोरी करनी चाहिए, नहीं तो उनको खाना नहीं हजम होता, सूझता नहीं, नींद नहीं लगती, कुछ ना कुछ नहीं। बड़े हैं, उनके लिए चीजें छोटी होती है, तो वो बीमारी होती है। मुझे अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो समझो 5 स्टार होटल में गए तो उधर से रुमाल चुराएंगे, फिर उधर से चमचा स्पून चुराएंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो चोरी करने में उनको इतना तो राजदीप भी उसे झूठ ना बोले तो उनको खाना हजम नहीं होता, और ये भी नहीं सोचेंगे कि भाई ऐसा झूठ बोलने से मेरा ही नुकसान होगा, काम नुकसान होगा, वो नहीं सोचेंगे। मोदी जी के जी। खिलाफ होना एक बात है, लेकिन बीमारी एक अलग बात है। ये इनकी बीमारी है, जिन पर ये लगाया गया है, वो इनकी इनकी बीमारी है। ये इनकी बीमारी है। तो हम सिर्फ यहां देखते हैं कि भाई ये मोदी के खिलाफ झूठ फैला रहे, बीजेपी के खिलाफ झूठ फैला रहे, वैसी बात नहीं है। ये इनकी बीमारी है, किसी ना किसी बात में, बारे में झूठ फैलाना, झूठ बोलना, ये इनकी फितरत है। तो झूठ बोले बिगर तो रह नहीं सकते। अब जर्नलिज्म में है तो वहां झूठ बोलेंगे। अब कोई प्रोफेसर है, वो तो यूनिवर्सिटी में बैठा है, लेकिन वो चैनल पर आकर झूठ बोलेगा, क्योंकि उसकी वो बीमारी है। तो आप जिसको ग्रंथि बोल रहे हैं, मैं उसको बीमारी बोलता हूं। अब जी देखिए, जी। मुझे याद है कि जब बाला साहब ठाकरे का देहांत हो गया था, तो उस वक्त इसी राजनीति ने एक ट्वीट किया था कि जी एक दिल्ली है जहां कोई बड़ा नेता भी मर जाए तो दिल्ली चलती रहती है, मुंबई बंद हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि बाल ठाकरे के लिए मुंबई क्यों बंद करनी? अरे 35 लाख लोग वहां पहुंचे उनके अंत्येष्टि में, वो कोई मजाक की बात है? मजाक की बात नहीं है। उनको, उनसे लोग प्यार करते थे इसलिए पहुंच गए। और ये बोलता है दिल्ली में, तो मैंने उस पर कमेंट करके आर्टिकल लिखा था, बोला था राजदीप बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सच है। दिल्ली में बहुत सारे नेता ऐसे कि वो मरते क्यों नहीं, इसलिए लोग दिल्ली बंद करते। जिस दिन मरेंगे उस दिन खुशियां मनाएंगे। अभी मैं देख रहा था कोई न्यूज, उसमें योगेंद्र यादव जिस कॉलोनी में रहती है वहां के लोग ही उतर आए उनके खिलाफ, इनको निकाल दो हमारे कॉलोनी से। तो ये हैबिचुअल गुनेगार है। वो गुनाह, कुछ भी गुनाह करेंगे, वो या तो उनका खाना हजम नहीं होता, ये बीमारी है उनको। आप उनको मोदी के खिलाफ इस ढंग से मत देखो, वो जिंदगी में हर दम कुछ ना कुछ तो झूठ बोलेंगे। लेकिन इस तरह के झूठ ये मोदी के बारे में, अर्णब गोस्वामी के बारे में ही क्यों बोलते हैं? ये वामपंथियों के बारे में क्यों नहीं बोलते? ये कांग्रेस के बारे में क्यों नहीं बोलते? और चलिए, मोदी का विरोध करना अगर आपका फंडामेंटल राइट है एज ए जर्नलिस्ट, मैं कहता हूं एज ए सिटीजन ही सही, आपका अगर आलोचना करने का ये अधिकार है, संविधान में आपको मिला हुआ, तो स्वतंत्रता तो है, स्वच्छंदता तो नहीं हो सकती है, आप अराजक तो नहीं बन सकते हैं। और किन्हीं खास के लिए आप अराजकता का रूप दिखाएं और किसी की गोद में बैठे हुए दिखाई देने लगे, तो ये किस तरह की जर्नलिज्म है? नहीं नहीं, आप मैं उनको समझने की कोशिश करता हूं, इनको समझने की। आप ऐसा मानते हैं कि मच्छर क्यों काटता है, खटमल क्यों काटता है? अरे उसका काम ही है वो। हम अगर उनको जर्नलिस्ट समझ बैठे, वो कोई अच्छे गुण वाले समझ बैठे, तो ये हमारी गलती है ना, उनकी गलती तो है नहीं, क्योंकि ये तो मच्छर है, वो तो पैरासाइट है ना, वो खुद कुछ बनाएगा नहीं।
ये जब बोलते हैं कि हमको ये आजादी है, इसका मतलब क्या है कि देश की जो आजादी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो खून है, ये खून चूस लेते हैं। पैरासाइट क्या होता है? वो आपके शरीर से खून चूस लेता है। खुद उसके पास कोई ऐसी सिस्टम नहीं है कि वो अपना खून बनाए, अपना खाना खाए, उससे अपना पोषण करे। पैरासाइट वो नहीं होता। पैरासाइट दूसरे के जिंदगी से जिंदगी खींच लेता है। तो उसकी जो स्वतंत्रता है, इसको ये कॉन्स्टिट्यूशनल, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रीडम देता है, वो उस वैसे फ्रीडम चाहते हैं कि मैं तुम्हारे खून पर जिंदा रहूंगा और आपको ही तकलीफ दूंगा। तो खटमल आपको तकलीफ देता है, तो खटमल की स्वतंत्रता पर हम चर्चा क्यों करें? खटमल है, उसको खत्म करना है। ये सब जर्नलिस्ट है नहीं, ये इंटेलेक्चुअल्स है नहीं, ये हमारे खून पर जीना चाहते। तो वो अभी वामपंथी है तो बिल्कुल वो देखो, जिसके पास कोई खुद की पात्रता नहीं होती, क्षमता नहीं होती, वो तो जोर जोर से अपनी क्षमता के बारे में चिल्लाएगा। तो वो नाना पाटेकर के कुछ फिल्म में एक कविता थी, साला एक मच्छर आदमी को मर्द को हिजड़ा बना देता है। तो ये ऐसे हैरान करते रहते और हर समाज में ऐसे लोग रहते हैं। हाँ, हमारी गलती है कि हम इनको इंटेलेक्चुअल मानते हैं। वो मानना बंद करो, आपके सामने की जो पिक्चर है वो पूरी का पूरा क्लियर हो जाता है। अभी दो तीन प्रकरण ऐसे हुए हैं भाऊ। एक तो अभी पिछले हफ्ते ही होकर के निपटा है, निधि राजदान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट प्रोफेसर का लेटर मिल गया है, मैं नौकरी छोड़ करके वहां पढ़ाने जा रही हूं। दूसरा प्रकरण अभी राजदीप सरदेसाई, एक यहाँ पत्रकार हैं, IBN 7 में रहे, राजदीप के साथ भी रहे, आशुतोष करके है। कल उनका एक ट्वीट देख रहा था मैं। वो कहते हैं कि देश के सबसे बड़े पत्रकारों को टारगेट बनाया जा रहा है। ये जो एक दूसरे को ये प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट देते रहते हैं, देश के सबसे बड़े पत्रकार, देश के सबसे निष्पक्ष चैनल, ओम थानवी जनसत्ता के एडिटर थे प्रभाष जोशी के बाद दिल्ली में। पिछले दिनों वो NDTV को देश का सबसे निष्पक्ष चैनल बता रहे थे। तो मैंने उनको दौड़ाया, हालांकि मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी संपादक पर किसी तरह की टिप्पणी करूं, क्योंकि मैं खुद संपादक रहा हूं, तो एक गरिमा होती है, संपादक पद की गरिमा होती है। तो लेकिन मुझे उस दिन बहुत गुस्सा आया और मैंने उनको रिट्वीट करते हुए कहा कि थोड़ी सी शर्म कर लीजिए। जो सबसे बड़े झूठ बोलते हों, उस चैनल को आप देश का सबसे निष्पक्ष और बड़ा चैनल बताने की झूठ बोल रहे हैं। इसी तरीके से कल आशुतोष ने राजदीप सरदेसाई को देश के सबसे बड़े पत्रकार बताने की बेशर्मी की। ये जो सर्टिफिकेशन है कि तुम मुझे महात्मा कहो, मैं तुम्हें रविंद्रनाथ टैगोर कहूंगा, ये साइकी क्या है? ये तो देखिए, हम आज इस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं तो पिछले 30 साल से इस पर अकेला मराठी में अकेला लड़ता आया हूं। देखो, 50 साल की पत्रकारिता की ही, लेकिन मैं कभी भी मेनलाइन मीडिया में था ही नहीं। तो अब ये ओपन प्लेटफॉर्म मिल गया है, तो मैं जब बोलता हूं तो लोग हैरान होते हैं, अचानक ये आया कहां से? क्योंकि लोगों ने मुझे पढ़ा नहीं था। जी 2011 से मैं ब्लॉग पर आ गया, क्योंकि जहां मैं छोटे मोटे पेपर में काम करता था, वहां मेरा कॉलम लोकप्रिय होने के बाद, पॉलिटिकल प्रेशर आने के बाद मुझे बंद कर दिया जाता था। तो कोई बात नहीं, मैंने उसके जो ओनर है उसकी उसकी मालकी होती है, तो मैंने उस पर तकरार नहीं की। मैंने बोला मैं लिखना तो जिस ढंग से लिखता वो तो बदलूंगा नहीं। आप मेरा कॉलम जी बंद जी कर दो, लेकिन मैं झुकने वाला हूं नहीं। तो मेरे ख्याल से इसको निर्भीड़ता बोलते हैं। अब देखिए, हम जो क्या बोलते हो, निखिल वागड़े, आप आशुतोष राजदीप और ये IBN से ही थे।
जी जी। तो जब तक उधर थे, लाखों का पगार ले रहे थे, तब वो कैपिटल क्रोनी कैपिटल नहीं था। इनको निकाल दिया तो बोलते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। समझ रहे हो आप? बेशर्मी की हद होती है। कल तक जहां से खा रहे हो तो तब आप फ्रीडम था। तो फ्रीडम देखिए देश में आज एल्गार, क्या क्या भाषा, क्रांति। अरे क्रांति किसके खिलाफ होती है? एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होती है। और आज की सबसे बड़ी एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। मीडिया हाउसेस, दे आर द बिगेस्ट एस्टेब्लिशमेंट। ये देश चलाना चाहते हैं। और अगर आप चुनाव जीतो हारो, हमें कोई मतलब नहीं। हमारे हिसाब से, हमारे ढंग से सरकार चलाओ, गवर्नेंस चलाओ, नहीं तो आपको बदनाम करके खत्म कर देंगे। ये इन्होंने मनमोहन सिंह के बारे में भी किया है, ये इन्होंने वाजपेयी के बारे में किया है। मोदी अलग मिट्टी का बना हुआ है, तो ये मोदी को नहीं कंट्रोल कर सकते, इसलिए बिखर गए, ये बिखर गए। तो ये जो आप बोल रहे हैं ना कि अभी देखिए क्या होगा, निखिल वागड़े अपने चैनल कर बुलाकर मेधा पाटकर की आरती उतारेगा। फिर मेधा पाटकर की जो संस्था संगठन है, वो बड़ा एडिटर करके निखिल वागड़े का सत्कार वगैरह करेगी। पर ये दोनों मिलकर आशुतोष को या पुण्य प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार, इनको बुलाकर कहीं सेमिनार रखेंगे। योगेंद्र यादव को बुलाएंगे, फिर योगेंद्र यादव दिल्ली में बैठकर निखिल वागड़े के, राजदीप के गुण गाएंगे। ये तो सब आपस में मिलकर, देखिए हमारे महाभारत में एक बात थी, कर्ण का जो रथ था उसका सारथी राजा शल्य को बनाया गया। तो वो वहां बैठ के क्या करता था? ये सब शल्य है, मैं बोलता हूं। पत्रकारिता ये इनका कौशल्य है, ये आप समझ लो कि जी जी हमने इतना सब साजिश करके, अपप्रचार करके भी मोदी चुन कर आया, ये इनका शल्य है। और पत्रकारिता ये कौशल्य है। ये अगर बात आप समझ लो तो आपको पूरा मामला समझ में आएगा। तो शल्य था वो वहां सारथी बनकर उसको हमेशा क्या गाली गलौज करता था, तू तो दासी पुत्र है, तू तो क्या करेगा, तू क्या लड़ेगा, तू तो मर्द है ही नहीं। और वही सारथी था। तो जी। ये आज तक इसी ढंग की पत्रकारिता करते आए। लेकिन मोदी बोलता है कि मुझे सारथी की जरूरत है नहीं। मोदी कहता है कि मैं रथ खुद ही चलाऊंगा, मुझे आपका जैसा सारथी चाहिए ही नहीं। ये इनका दुखड़ा है, ये इनका दुखड़ा है कि हमारा जो कौशल्य है वही शल्य बन गया है, दुख बन गया। तो इसलिए करेंगे आहिस्ते। देखिए आपको मेढक की साइंटिफिक स्टोरी मालूम हुई कि मेढक को पतीले के पानी में डाल दो और ठंडे से मंद अग्नि पर रख दो, आहिस्ते आहिस्ते पानी गर्म हो जाता है। तो मेढक अपना शरीर का टेम्परेचर एडजस्ट करते जाता है, जो आखिर में पानी उबलने लगता है तो भी वो निकलता नहीं, मर जाता है उसमें। इनकी हालत वैसी है, वो समझ नहीं रहे हैं, उबल उबल के पानी में मरने वाला हो, लेकिन वो उसी में रहेंगे और मर जाएंगे। यानी उनकी जर्नलिज्म खत्म हो जाएगा, उनकी क्रेडिबिलिटी तो खत्म हो गई। जी जी। नहीं तो मुझे बोलिए कि जो चैनल और नेटवर्क राजदीप ने खड़ा किया था उससे उसको निकाला गया। वो बेचने का टाइम आ गया और कुछ अंबानी ने वो खरीद लिया, नहीं तो वो डूबने वाला था। आज भी वो नेटवर्क चलता है, ऐसी बात नहीं है। जो कुछ घाटा होता है वो अंबानी भर देता है। तो सब नेटवर्क की हालत ये है, सब प्रिंट मीडिया हाउसेस की ये बुरी हालत है। देखो टाइम्स ग्रुप ने मुंबई में तो सब उनकी जो सप्लीमेंट निकलती थी बंद कर दिए। एक महीने पहले, अभी एक महीने पहले महाराष्ट्र टाइम्स जो है उसके 15 एडिटोरियल स्टाफ को निकाला गया, ऐसा मैंने सुना है। जी क्यों? जी। क्यों? उनका धंधा भट्टा बैठ गया है। फिर भी अकल ठिकाने नहीं आ रहे, तो उसका मतलब यह है कि पानी का तापमान बढ़ता जा रहा है लेकिन मेढक पानी से नहीं निकल रहा है।
मेढक पानी से नहीं निकल रहा है, तो ये ऐसे खत्म हो जाएंगे। हमको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं, चर्चा करेंगे, लेकिन चिंता मत करो, चिंता मत करो उसकी। लेकिन भाव ये अच्छा, एक और नोटिस। एक बात बता दूं, आपने जो बोला है कि शेखर गुप्ता वगैरह जो उन्होंने बोला कि ये गलत है, वो शेखर गुप्ता कौन से संस्था के प्रमुख है? एडिटर गिल्ड। आप वो गलत नाम सुनते हैं, एडिटर गिल्ट। एडिटर गिल्ट ऑफ इंडिया है, एडिटर्स गिल्ड नहीं है। अगर होते तो अर्नब के टाइम भी खड़े रहते। बिल्कुल। तो एडिटर गिल्ड ये आपका गलत उच्चार है, ये एडिटर गिल्ड अपराध भावना के जो एडिटर है उनकी वो संस्था है, तो वो तो रोएगी, वो तो रोएगी ना। पाकिस्तान हफीज के बारे में रोता है, आप उस पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं, वो तो सोशल वर्कर है, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो ये अलग क्या बोल रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं। हम समझने में उनको गलती करते, उनकी भाषा में जाके समझाओ। उनकी भाषा ये है कि गुनाह करना ही सोशल वर्क है, तो आप सोशल वर्क क्यों नहीं समझ रहे हो? तो ये उनकी भाषा में समझो और इंटरप्रिटेशन हमारी भाषा में करो, तो बात खुल जाती है। और आम आदमी ये समझ रहा है कि ये जो बोल रहे हैं ये भी वही है ना। शेखर गुप्ता कौन है? जब वीके सिंह और सेंट्रल गवर्नमेंट में जनरल थे तो झगड़ा हुआ था, उस वक्त उसको बदनाम करने के लिए मेरठ की छावनी से कुछ आर्मी निकल गई है दिल्ली काबिज करने के लिए। ये अफवाह किसने फैलाई थी? इंडियन एक्सप्रेस। और उसका एडिटर कौन था? शेखर गुप्ता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उसी क्या बोलते हैं जमात के हैं। तो एडिटर्स गिल्ड वो मान रहे, तो वो मान रहे हैं कि इट्स एडिटर्स गिल्ड, गिल्ट गुनाह है हमारा, हमारी अपराध भावना है जो हम कबूल कर रहे हैं। और भाव बेशर्मी की हालत ये है, एडिटर गिल्ड नाम की संस्था पर इन्हीं का कब्जा। मैं पिछले दिनों देख रहा था, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन थे? दुष्यंत दवे, जो गुजरात से ही प्रधानमंत्री, जब प्रधानमंत्री भी नहीं थे नरेंद्र मोदी, उनके पीछे पड़े हुए थे। और यहाँ भी इनका यही हाल है, सारे ऐसे ही केस इनके पास जाते हैं, ऐसे ही केस ये पकड़ते हैं, जिससे ये अ, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, भारतीय जनता पार्टी को, उनसे जुड़े हुए या उनके जो सिंपैथाइजर हैं उनको परेशानी हो। ये तो एक मुद्दा है। लेकिन जिसका जिक्र आपने किया, बहुत इंटरेस्टिंगली किया, कि अलग अलग जगहों पर ये एक दूसरे को बुला करके उनका महिमा मंडन करते हैं। इनके कंटेंट देखिए, इनके प्रोग्रामिंग देखिए, इनके प्रोग्राम्स के डिजाइन देखिए, ये प्रोग्राम को किस तरीके से डिजाइन करते हैं और किन किन चेहरों को बुला करके डिस्कशन करते हैं। और इससे भी ज्यादा बेशर्मी की बात यह है कि अगर फारूक अब्दुल्ला आज एंटी इंडिया स्टेटमेंट दे दें, तो ये लोग तुरंत उनको डायल करना शुरू कर देते हैं कि फारूक जी आपका इंटरव्यू चाहिए। फिर इंटरव्यू करेंगे उनका। ताहिर हुसैन का इंटरव्यू ये करते हैं, अफजल गुरु का इंटरव्यू ये चलाते हैं। ये तो इनका वश नहीं चलता, वरना ये पाकिस्तान में घुस करके दाऊद इब्राहिम का भी इंटरव्यू ले आए। नहीं किया मतलब या इसके जितने पहले जितने उनका भी भी जरूर। एंटी। राजदीप ने, देखिए राजदीप इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया में था जब मुंबई के बॉम्ब ब्लास्ट हुए, प्राइवेट चैनल नहीं थे। उसी वक्त वहां जो बीजेपी के है और एमपी है अभी दासगुप्ता, स्वप्न वो दास गुप्ता। स्वपन दासगुप्ता, उन्होंने ये लिखा है कि वहां बैठे मुंबई ब्लास्ट में राजदीप का, दाऊद का नाम आया, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। ऐसी बात राजदीप ने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखी थी, जी। तो करते नहीं, उन्होंने किया है। उनको दाऊद का नाम बदनाम हुआ, इसका राजदीप को बड़ा भारी दुख हुआ था। तो ये बड़े बदमाश है लोग, बड़े बदमाश है। आपको याद होगा कि जब पहली बार 2014 में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट बनी थी, तो मेरा ख्याल है नवंबर दिसंबर में उसमें सुरेश प्रभु और मनोहर पर्रिकर को लिया गया।
जी हाँ, जी हाँ। तब राजदीप ने एक ट्वीट किया था, वो आप लोगों को उसकी समझ नहीं है, आप लोगों को उसकी समझ नहीं है। उस ट्वीट क्या था, वो जैसे समझो लोगों का ध्यान नहीं गया। लेकिन राजदीप जैसा आदमी क्यों कम्युनल है, जी जी। वो उसको प्रतिबिंबित होता है। उसने बोला था, आई एम हैप्पी टू जीएसबीज आर सेंट्रल मिनिस्टर्स नाउ, क्योंकि ये जिस कम्युनिटी से है उसी कम्युनिटी से पर्रिकर और प्रभु आते हैं। ओके ओके। जीएसबी का मतलब गौड़, सारस्वत, ब्राह्मीण। तो बताइए उनको सर। मोदी ने उनको क्षमता है इसलिए ले लिया। लेकिन ये राजदीप उसमें अपनी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन देखते, समझ रहे आप? तो कम्युनल नहीं हुआ, ये कम्युनल नहीं होता। लेकिन अगर कोई चौबे या ब्राह्मण आरएसएस में होगा तो वो ब्राह्मण होता है। लेकिन जब इनकी ब्राह्मण उस सब कम्युनिटी से मिनिस्टर बनता है तो ये खुश हो जाते हैं, आई एम हैप्पी देयर आर 2 जीएसबीज नाउ। तो जीएसबी का मतलब आप दिल्ली वालों को मालूम नहीं, इसलिए वो चल गया, कोई उस पर बोला नहीं। लेकिन मैंने लिखा था उस पर मराठी में, ये क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, मोदी ने उनको जात देखकर उनकी कम्युनिटी कास्ट देखकर नहीं लिया था। लेकिन ये आदमी कितना कास्टियस है देखो, कि मोदी जिनमें अच्छा काम देख रहा है, उनकी क्षमता देख रहा है, इसमें ये अपनी कास्ट देख रहा है। इसका नाम राजदीप है। अच्छा, राजदीप और निखिल वागड़े एक ही कम्युनिटी के हैं, ये भी आप समझ लो कैसे कास्ट। ये लोग जितने सेक्युलर लोग होते हैं वो अपनी कास्ट बहुत पक्की पकड़ के रहते हैं। तो इसलिए मैंने बोला आपको कि इनको समझना जरूरी है। भाव पिछले दिनों, बल्कि हाल ही में, अर्णब गोस्वामी ने एक राष्ट्रवादी समूह का गठन किया है। उनको नेशनलिस्ट ऐसा, कलेक्टिव। जी जी, नेशनलिस्ट कलेक्टिव। ये घटना जो घट रही है, इसके लिए अर्णब गोस्वामी को मजबूर किया गया। और ये जो समूह गठित कर रहे हैं वो, इसके मायने क्या हैं? नहीं, ये तो होना था ऐसा। मैंने प्रेडिक्ट किया था, अगर 4-5 महीने पहले जब अर्णब को अरेस्ट किया और उसको जमानत मिल गई, तब मैंने बोला था आपने इंटेलेक्चुअल क्षेत्र में नया मोदी पैदा कर दिया। ये मैंने उस वक्त लिखा है जब उसको जी जमानत मिली थी और लोगों में आक्रोश था उसको पकड़ा। तब मैंने बोल दिया था और मैंने लिख दिया था, मैंने वीडियो बनाया था कि आपने अर्णब को एक नया लीडर बना दिया इंटेलेक्चुअल क्लास के लिए। आज तक जी। इंटेलेक्चुअल्स किसको बोलेंगे? तो ये टीम, ये जो टोला है, वो कहीं साहित्य अकादमी में मिलेगा आपको, नाट्य अकादमी में, ये सब जगह पकड़ कर बैठ गए और ये बिल्कुल। तय करेंगे कि इसकी फिल्म से इंस्टीट्यूट का चीफ किसको बनाया जाए, साहित्य अकादमी का हेड किसको बनाया जाए, जेएनयू में ये कुलपति चलेगा या नहीं। तो इन्होंने नेहरू के जमाने से इन सबको वहां बिठा दिया। और एक मेरी जी थियरी जी। आपको बता दूं कि मेरे कुछ दोस्त थे आरएसएस वाले, सावरकराइट वगैरह, तो ये हमेशा नेहरू को गाली देते रहते। तो मैंने उनको बोल दिया, भैया आप पर नेहरू ने सबसे ज्यादा मेहरबानी की है सावरकराइट्स और आरएसएस पर, जी और वामपंथियों की टांग ही तोड़ दी है। ये अलग अलग संस्थाएं नेहरू जी ने बनाई, साहित्य अकादमी हो, जेएनयू हो, इधर इनको खाने पीने की सुविधा कर दी, उनको रोजगार दे दिया। तो एक्टिविस्ट नहीं रहे, वो अच्छे खासे जीने लगे। तो देखो, खाने पीने लगता है आदमी, अच्छा हो जाता है, तो रिवोल्यूशन खत्म हो जाता है जी हमारे। जी। तो इनको इस ढंग से उसमें डाल दिया जहां खाना पीना हर सुविधा मिल गई, तो आदमी आलसी बन जाता है, उसका गुस्सा कम हो जाता है।
और वो उसकी एक प्रॉपर्टी बन जाती है, तो वो डिफेंड करने में लगता है रिवॉल्यूशन भाड़ में गया। तो वामपंथी जो थे, लेफ्टिस्ट थे, लिबरल्स थे, उनको नेहरू ने पालतू बना दिया। तो उसमें बुरी हालत किसकी हो गई? जो सावरकराइट थे, आरएसएस वाले थे, हिंदुत्ववादी थे, उनको अलग रखा गया। आपको एक बात मैं समझाता हूं, जी देखिए जी कि जितने आप मानो कि जितने सेक्युलर लिबरल जो क्रांतिकारी थे, लीडर्स हमारे, या उनकी नेक्स्ट जनरेशन थी, उनकी किताबें हैं, उनके ड्रामा है, जो हर कुछ चीज उनकी है, उसके लिए गवर्नमेंट फंडिंग है। गवर्नमेंट फंड पर वो जीने लगे, ठीक है। उनकी जी जी किताबें आपको मिलेगी, सरकार ने उसका पैसा दिया है, सरकार की तरफ से किताबें छपवाई गई, सरकार के अनुदान पर लाइब्रेरी में चली गई। खोलकर कितने लोगों ने किताब पढ़ी है? आपको वो अलमारी में लगाई हुई किताबें दिखाई देगी, पढ़ी किसने? अब उल्टी सही है। उल्टे बाजू से देखो, उल्टी दूसरी साइड देखो कि गोलवलकर गोलवलकर जो थे, जी उनकी किताबों पर तो सरकार का अनुदान नहीं था, सब्सिडी नहीं थी, बिल्कुल। फिर भी छपवाए गए और लोगों जी ने जी खरीदे, क्योंकि उस पर अनुदान नहीं था। लाइब्रेरी में नहीं मिलते थे, जो आरएसएस ने लाइब्रेरियां निकाली उधर मिलेंगे। सावरकर की किताबें देखो, उसको तो गवर्नमेंट का सब्सिडी नहीं था, लेकिन छपे गए, लाइब्रेरी में जी आए, खर्चा करके आए, और वो पढ़े गए। और आज आज का हिंदुत्व हम देख रहे हैं, तो वो एक तरीके से मैं नेहरू की मेहरबानी मानता हूं। नहीं तो इनकी भी किताबें कई अलमारी में पड़ी रहती, कोई नहीं पढ़ता, उसका इतना प्रभाव नहीं होता। देखो, नेहरू पर फिल्म निकाली गई, कितने लोगों ने देखी? हमारे मराठी में सुधीर फड़के करके बड़े संगीतकार थे, वो बड़े सावरकराइट थे, जी उन्होंने जी जी सावरकर पर फिल्म बनाने की तय की थी, और लोगों के पास से पैसा इकट्ठा करके फिल्म बनाई और चली। तो मुझे याद है 95 में जब शिवसेना बीजेपी की महाराष्ट्र में गवर्नमेंट थी, तो चीफ मिनिस्टर मनोहर जोशी ने फड़के को बुलाया और बोले, अपनी गवर्नमेंट है, आप हमको एक अर्जी दे दो कि भाई मैं फिल्म बना रहा हूँ, सावरकर पर है, उसके लिए कुछ सब्सिडी अनुदान चाहिए। तो फड़के बोले, मुझे आपका अनुदान बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग मुझे पैसा देंगे फिल्म बनाने के लिए, इतनी आस्था से दे देंगे, तो वो आस्था से फिल्म देखेंगे, और खुद ने बनाई है इसलिए 10 लोगों को और दिखाएंगे, क्योंकि बिल्कुल। मुझे सावरकर के विचार लोगों के पास लेके जाना है। मुझे फंडिंग वगैरह बड़ी बात। नहीं चाहिए गवर्नमेंट की। तो देखो कहां तक गए। अब और एक थोड़ी मजाक कर दूं आपको, कि जी देखिए जी मराठी में साधना करके, साधना कौन करता है? धर्मनिष्ठा आदमी करता है। तो बिल्कुल। साधना नाम का एक वीकली है, जो लिबरल साने गुरुजी ने शुरू किया था, जी या जी समाजवादी जो सोशलिस्ट है, उनका एक वीकली है जिसका नाम साधना है, और आरएसएस का मराठी वीकली है, उसका नाम विवेक है। अब क्या करें? विवेक आरएसएस के पास है और साधना सोशलिस्टों के पास है, अब क्या करेंगे? तो जो मूल सवाल था मेरा भाव के अर्णब गोस्वामी को, ये स, आपका समूह क्यों हाँ, बनाना उसमें पड़ा? अभी देखिए कि ये लोग अभी हरीश साल्वे है, वो तो बड़े सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन आज तक उनका नाम उतना कोई चैनल पर आते नहीं थे, कोई बुलाता नहीं था। हाँ, कपिल सिब्बल आएंगे, अभिषेक मनु सिंह भी आएंगे, आपके दुष्यंत दवे आएंगे, वो भी उनसे बड़े सीनियर एडवोकेट है, उनको बिल्कुल। नहीं लाया गया। अब उनका तो ये, इनको जो इनके टोले में नहीं होगे उनको दबा के रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, साहित्य अकादमी हो, कहीं भी
मुझे देखिए ये पुरस्कार वापसी चालू थी, तब बहुत जी सारी चर्चा थी। मैं भी यहाँ के मराठी जर्नलिस्ट है मुंबई के, उनसे बातें होती थी, तो वो बोलते थे क्या चल रहा है, सब पुरस्कार वापसी हो रही है। तो मैंने उनको एक पूछा कि भैया ये सब पुरस्कार वापसी चालू है, ठीक है जरूर कीजिए, मुझे बोलिए कि ज्ञानपीठ जो होता है, तो एक भी ज्ञानपीठ ज्ञानपीठ वाला जो है वो अपना पुरस्कार वापस क्यों नहीं कर रहे? ये सब साहित्य अकादमी वाले ही क्यों है? जी ज्ञानपीठ ये कोई पुरस्कार है नहीं, अगर है तो उसमें से कोई वापस क्यों नहीं कर रहा है? जी तो आपको पता चलेगा कि साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार है वो आज तक की जो पॉलिटिकल सिस्टम थी, कांग्रेस की इको सिस्टम थी, उन्होंने पुरस्कृत किया है, उससे साहित्य का कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल तो ऐसे दबे हुए थे, साहित्य के क्षेत्र में हो, पत्रकारिता हो, नाट्य हो, फिल्म हो, इसमें दबे हुए जो ग्रुप थे, अनुपम खेर, मधुर भंडारकर, बिल्कुल। ये सब दबे हुए थे ना। वो अगर आर्ट हो तो वो पूरा सेक्युलर होती है, हाँ साहित्य हो तो वो सिर्फ सेक्युलर होता है। ये जो तमाशा बना था उसके नीचे दबे हुए लोग, तो उनके कोई आवाज उठाने वाला लीडर चाहिए था, इन्होंने अर्नब को अरेस्ट करके लीडर दे दिया, समझे आप? बिल्कुल बिल्कुल। अब रिपब्लिक जैसा प्लेटफॉर्म है, आवाज उठेगा, गूंजेगा। अर्नब उसका लीडर होगा या नहीं होगा वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो आवाज उठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया, अब उसका संगठन बनेगा, समझे आप? तो नेशनलिस्ट कलेक्टिव का मतलब समझो कि अल्टरनेटिव इंटेलेक्चुअल ग्रुप बन रहा है, जिसको हम सिविल सोसाइटी बोलते थे, वो तो सिविल सोसाइटी नहीं, वो कांग्रेस की इकोसिस्टम बन गई थी। अब नई सिविल सोसाइटी बनेगी, जी जी इसमें ये दबे कुचले जो लोग हैं इंटेलेक्चुअल लेवल पर, बौद्धिक लेवल पर, वो उसमें इकट्ठे होते जाएंगे। न तो वही शिष्टा सेटलवाड़ कभी पत्रकार रहेगी, कभी एक्टिविस्ट होगी। अब देखिए, जो जो आजकल चैनल पर आता है और कांग्रेस का प्रवक्ता बन के काम करता है, उसके नीचे क्या लिखा जाता है? पॉलिटिकल एनालिस्ट, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट, और कांग्रेस का हो ये नहीं है। अभी वो कौन है, श्रीवास्तव करके कोई है, हाँ, वो तो सिर्फ बीजेपी को गाली देने ही आएगा, हाँ हाँ, ऐसे तो कई उसको चेहरे अभी। बोलिए। और कभी वो आम आदमी पार्टी का दिखाते, कभी उसको हाँ पॉलिटिकल हाँ, एनालिस्ट दिखाते। वो वो फ्लेक्चुअल हैं। वो कभी आम आदमी पार्टी की वकालत करेगा, कभी समाजवादी की करेगा, कभी कांग्रेस की करेगा, कभी बीजेपी के वामपंथियों की खिलाफ करेगा। रहेगा। वो बीजेपी के खिलाफ रहेगा और अलग अलग दलों हाँ, के प्रति जो है निष्ठ रहेगा। लिस्ट है। तो जो अर्नब का जो ये मामला है, वो जो एक्चुअली वो इंटेलेक्चुअल कलेक्टिव में मानता हूं, जो दबे है, जो सेक्युलरिज्म का की दाम्भिकता जो है, नाटक है, हिपोक्रेसी है, वो जो मानते नहीं, उनके लिए वो प्लेटफॉर्म बनेगा। वो कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा ऐसा मैं मानता नहीं, लेकिन देखिए कि जर्नलिज्म में हो तो वो अर्नब के पीछे खड़े हो जाएंगे। अगर नाट्य क्षेत्र हो तो बाकी सारे उसके खिलाफ, उसके पास पीछे अर्नब भी उसके पीछे खड़ा हो जाएगा। कोई साहित्य का क्षेत्र हो तो वो सब लोग उसके पीछे खड़े हो जाएंगे, इसके लिए उसको कलेक्टिव माना है। जैसे इधर देखो कि बीजेपी के कुछ खिलाफ कुछ भी हो, अब ये शेखर गुप्ता है, उनके पीछे इंदिरा जयसिंह खड़ी हो जाएंगी, तीस्ता सेटलवाड़ बिल्कुल खड़ी हो जाएंगे, तो वो उनका सेक्युलर कलेक्टिव है, ये नेशनलिस्ट कलेक्टिव है। तो ये नाटक कैसे चलता है देखिए, एक गवर्नमेंट का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट निकलता है, तो उसमें 10-12 कुछ कोई आते हैं एप्लीकेंट्स, टेंडर भर देते, तो उसमें 10 नाम दिखाई दिए देते, जी, जी के प्राइवेट लिमिटेड, एफ के प्राइवेट लिमिटेड, एस के प्राइवेट लिमिटेड,
लेकिन जो 10 आते हैं उसमें 12 आते हैं, तो उसमें से 10 एक ही आदमी की 10 कंपनियां होती है। और इसमें जी जी वो कंपनियां ऐसी है जो ओरिजिनल इंडिविजुअल है, लेकिन 10 कंपनियां ऐसी है कि यहां तहां से ढूंढते जाओ तो एक ही कंपनी के एक ही मालिक के 10 कंपनियां होती है। तो जी उसमें जी आखिर में इसकी किसी भी कंपनी को मिल जाए तो उसका ही होता है। आप सही है। पिछले 10 15 साल 20 साल में देखिए, तो ये टीवी पर जो डिबेट चलता है, तो बिल्कुल डिबेट में रणब की बात छोड़ दो, इसमें लाएंगे किसको? तो आप दिखाई देंगे आपको कि 5 तो दिखाई दे, लेकिन तो 4 तो आरएसएस के खिलाफ वाले ही बुलाए जाते। कोई प्रोफेसर होगा, कोई जर्नलिस्ट होगा, कोई ड्रामा वाला होगा, कोई फिल्म का होगा, लेकिन उसकी क्षमता क्या है कि वो बीजेपी के खिलाफ है, आरएसएस के खिलाफ है। यही बदमाशी और होती रही है अब तक। ये बदमाशी होती थी। और अकेला कोई वो संबित पात्रा वगैरह रहेगा तो 4 लोग आके गैंगवॉर जैसे उसको मारते थे। जी जी तो जी अर्नब ये मामला तोड़ दिया, 10 लोगों को बुलाता है तो 5 यहाँ के हो गए, 5 वहां के हो गए। तो इसलिए इनका जो मुखौटा हुआ जर्नलिज्म का वो फट गया। बिल्कुल और फिर भी, और एंकर जो था वो भी उसी गुट का था, उसी गुट का था। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो तो ये प्रोग्राम ही ऐसे डिजाइन करते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इनका, और एक बात बता दो आपको, 2 साल पहले की बात है कि मराठी साहित्य सम्मेलन था, तो उसमें इनवाइट किसको किया? वो नयनतारा सहगल। तो अभी इनका कोई बुक मराठी में ट्रांसलेट भी नहीं हुआ है, जी जी महाराष्ट्र से इनका कोई लेना देना नहीं, तो इनको क्यों बुलाएंगे भाई? तो फिर आखिर में 2 दिन या 4 दिन पहले उनको बोला कि नहीं भाई, आप हम इनविटेशन पीछे ले रहे। तो शुरू हो गया नैरेटिव, हाँ महाराष्ट्र की नाक नाक कट गई, ये हो गया वो हो गया। तो उस वक्त मैं किसी प्रोग्राम के लिए मराठवाड़ा उस्मानाबाद गया था, और मेरा जी प्रोग्राम था वो पत्रकार दिन के लिए था। तो उसके बाद हम वहां के पत्रकार पदाधिकारी थे, उनके घर में खाने के लिए बैठ गया था। मैंने बोला यार न्यूज तो लगाओ, क्या क्या हो रहा है देश में, समझना चाहिए। तो हमने ये सुना, तो मैंने, वही पत्रकार थे, मराठी के पत्रकार, जिला पत्रकार संगठन था, तो मैंने जी जी पूछा आप में से कोई इस नयनतारा सहगल को जानते हो? देखो पत्रकार भी है, जिला पत्रकार के पदाधिकारी थे। तो हाँ हाँ मैंने उनको पूछा कि भाई ये कौन है नयनतारा सहगल? तो बोले पता नहीं। बोले आप तो बड़े पत्रकार हो और इतना मराठी की इज्जत चली गई बोल रहे हैं, और आपको मालूम नहीं नयनतारा सहगल कौन है? तो बोले बिल्कुल हम्म, नहीं। तो मैंने बोला रियली मालूम नहीं? ना बिल्कुल मालूम नहीं। तो फिर इज्जत किसकी गई है? बोले ये क्या बकवास कर रहा है ये आदमी एबीपी न्यूज पर। हाँ तब जाके मैंने बोला ये नेहरू की भतीजी है। सही अच्छा, वो पत्रकार हैरान हो गए, जी और वो नैरेटिव चला नहीं, उनका जो टीआरपी वो नीचे जाने लगी। तब जाके वो नैरेटिव छोड़ दिया। और जो एंकर था उसका फिर प्राइवेट वीडियो मैंने देखा, तो बोला हमने नैरेटिव लाया था लेकिन वो चला नहीं। इसका मतलब उनका एजेंडा था, न्यूज थी ही नहीं, सही तो बात है। न्यूज बना देते। आजकल जो चल रहा है ना, वो नैरेटिव चलता है, एजेंडा चलता है, न्यूज नहीं चलती। और चलती नहीं तो छोड़ देते, नया कोई निकालेंगे। जी 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 तो उस दिन अगर वो जो वीडियो राजदीप का नहीं होता तो नैरेटिव चल जाता, नैरेटिव चल जाता। बहुत बहुत धन्यवाद भाऊ तोरसेकर जी। आप जुड़े, आपने बहुत बहुमूल्य समय हमें दिया। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सो मच। वेलकम।